हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन शर्मा और ये है ज्ञान जीएस का यूट्यूब चैनल। और आज से हम समझने वाले हैं यहाँ पे पॉलिटी। ये पॉलिटी की सीरीज है और इसमें हम पॉलिटी को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में समझने वाले हैं। आगे बहुत से एग्जाम आ रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार का एक एग्जाम है शिक्षक भर्ती का, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं। अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स आ रहे हैं जिनमें पॉलिटी की अच्छी खासी भूमिका होती है और सभी में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए पॉलिटी को पढ़ना जरूरी है। तो पॉलिटी को पढ़ेंगे हम। आज तक आपने जहां से भी पॉलिटी को पढ़ा होगा, और भरोसा रखिए कि आज आपको कुछ नया उसमें मिलने वाला है। तो पहले तो हम पॉलिटी को पढ़ने के लिए आखिर संविधान बना क्यों और इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में, जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, उसको समझ लेंगे थोड़ा सा कि आखिर इसका जो क्रम क्या रहा है, संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो कैसी थी, कैसे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो ये बात तब की है जब 1600 ईस्वी में हमारे देश में यूरोपियों का आगमन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार का प्रसार भारत में करती है आकर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से आपने सुना होगा कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद इनका जो स्थापत्य था वो यहाँ पे अच्छे से स्थापित हो जाता है। और 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि, और इस संधि से इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। तो दीवानी अधिकार मिलने से क्या होता है, अब इनके पास राजस्व के लिए जो स्रोत था वो एक अच्छा स्रोत हो जाता है। इनके पास पैसा अधिक आना चाहिए था, कंपनी मालामाल हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। होता क्या है कि मालामाल तो होते हैं लेकिन कंपनी नहीं, कंपनी के कर्मचारी, क्योंकि वो इतने भ्रष्ट हो चुके होते हैं कि वो भ्रष्टाचार में यहाँ पे रिश्वत लेना और सारे उपहार लेना और उनके निजी व्यापार चलने लगे थे। तो उस समय के जो विश्व में अच्छे लोग, प्रसिद्ध लोग थे, पैसे वाले लोगों में उनकी गिनती आने लगी थी। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि हमारी कंपनी तो घाटे में जा रही है, जबकि उनको इतना सारा राजस्व भी मिलने लगा। उसके बावजूद ये कैसे हो सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है ब्रिटेन की सरकार के पास। वहां से ब्रिटेन की सरकार से कहती है कि अब ये जो कंपनी है उसको रेगुलेट करिए और उसके लिए कुछ रेगुलेशंस बनाइए। तो वहां से कहानी स्टार्ट होती है कि कैसे कैसे संवैधानिक जो क्रम है वो आगे बढ़ता है, और कैसे ये जो एक्ट्स आते हैं कंपनी के द्वारा आते हैं। उसके बाद जो ताज का शासन आता है, जिसे हम ब्रिटिश क्राउन का शासन बोलते हैं, तो वो आ जाता है आगे। तो चलिए इसी क्रम में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा यूट्यूब चैनल, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब भी आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले दो चीजें होती हैं कि यदि हम असफल हुए तो क्या होगा। जो असफल होने का डर होता है वो आदमी के मन में, जहन में पहले से ही घर कर रहता है। तो जो असफल होने का डर है, कभी कभी वो सफलता के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको करने में भी बाधक बनता है। तो वो बाधक ना बने, इसीलिए जो असफलता का डर है वो नहीं होना चाहिए, और असफल होने का साहस वो आप अपने अंदर विकसित कर लेंगे। फिर उससे आपको डर नहीं लगेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आते हैं क्लास पे। और सबसे पहले समझ लेते हैं 1600 में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। अभी हमने समझा कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। ज्यादातर लोगों को पता होगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा कहाँ है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा उड़ीसा है, और यहाँ पे बंगाल, बिहार, और इन तीनों के जो दीवानी अधिकार थे वो किनको मिल जाते हैं, अंग्रेजों को मिल जाते हैं। भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है, और इससे क्या होता है कि भारत में जो क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया थी वो आरंभ हो जाती है।
आगे समझते हैं। सबसे पहले ये जो कंपनी का शासन होता है या जो भी यहाँ पे एक्ट्स आते हैं ब्रिटिश के, वो दो भागों में आते हैं, दो चरण इसके। एक तो कंपनी का शासन रहता है 1773 से 1858 तक, उसके बाद सम्राट का शासन रहता है। ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन था उसका शासन रहता है कब से कब तक, 1858 से 1947 तक। तो आज हम कंपनी के शासन को समझने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से रेगुलेशन बनाए थे, यहाँ पे कौन कौन से एक्ट पारित किए थे। उसी क्रम में पहला जो हमारा एक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझ लेते हैं। ये आया क्यों था? जब कंपनी जाती है ब्रिटेन सरकार के पास और कहती है कि कंपनी को रेगुलेट करिए, तो वो भ्रष्ट जो अधिकारी थे उन पे लगाम लगाने के लिए रेगुलेट आता है, रेगुलेशन आता है। इसी से क्या होता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। तो इससे पहले क्या हुआ था, ब्रिटेन की सरकार को कंपनी के शासन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब ये एक्ट आता है तो इन पे रेगुलेशन लगता है और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या होता है, अभी जो हमने समझा कि यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे, तो वो, और यहाँ पे जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी होती है, कलकत्ता की जो सरकार होती है, उसको कुछ शक्तियां दे देते हैं कि वो इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी क्या बना सकती है, कानून। तो यहां से क्या होता है, केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे कोई एक सेंटर बना दिया गया, वहां से हम इन तीनों जगहों को रेगुलेट करते थे। पहले ये क्या थे, पहले ये अपने आप में सभी स्वतंत्र हुआ करते थे। तो और इसमें क्या होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। एक इसमें और काम हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम समझते हैं 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं सर एलिजाह इम्पे। तीन अन्य न्यायाधीश भी बनाए जाते हैं, कभी पूछ लिया जाए तो आप याद रख सकते हैं। एक थे हाइड, लिमेटर और चैम्बर्स। तो ये तीन अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। और क्या काम हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, इसमें क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार और निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे जो कि भ्रष्ट हो चुके थे, बहुत ज्यादा रिश्वत लेने लगे थे, तो उन पे लगाम लगाई गई, उपहार नहीं ले सकते हैं और कोई भी निजी व्यापार वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद और इसमें क्या काम हुआ, इसमें ये जो गवर्नर, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, अब इसको गवर्नर नाम ना देकर गवर्नर जनरल कह दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो ये बनता है वॉरेन हेस्टिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे जो 1773 के एक्ट में हमने पढ़ने चाहिए और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और संशोधन अधिनियम 1781 समझ लेते हैं। अब ये संशोधन अधिनियम क्यों आया था, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार पारित हुआ था और ये अभी तक का सबसे पहला एक्ट था, तो उसमें कुछ खामियां, कुछ कमियां रह गई थी।
तो उनको दूर करने के लिए ये 1781 ईस्वी में इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, ये आया था। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, इसमें कहा गया एक तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां थी, कमियों को दूर किया गया। एक तो कमियों को दूर किया गया और दूसरा क्या काम हुआ, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने की शक्ति मिली। ठीक है, तो इसमें दो काम हुए थे इंपॉर्टेंट, एक तो 1773 की जो कमियां थी उनको हमने दूर कर दिया, दूसरी चीज क्या थी, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो एक्ट आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों, और सभी एक्ट में ये पिट्स नहीं है, इसमें ये पिट्स क्यों लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्यों लिखा है। तो ये पिट्स उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यकाल में ये एक्ट आया था, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोलते हैं। अब इसमें क्या काम हुआ था, इसमें ये हुआ था कि अभी तक क्या था, जो सरकार थी 1773 में वो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 1773 में केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया। और इसी अधिनियम से कहा जाता है, इसी एक्ट से कहा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत होती है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो द्वैध शासन की शुरुआत किससे होती है, द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है 1784 के एक्ट से। द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था कि ये व्यापारिक मामलों को देखता था, व्यापारिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का कार्य था कि ये राजनीतिक मामलों को देखता था। ठीक है, तो ये दोनों काम हुए थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ये मुख्य काम है और इन्हीं को हमें याद रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं हम 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम क्या था और इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो बना है, अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो सदस्य थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, जो सदस्य थे इनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट काम है 1793 के चार्टर अधिनियम का। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो सदस्य थे
उनका जो वेतन होगा वो किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार ने बना के दिया था कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, तो ब्रिटिश सरकार इसका वेतन थोड़ी देगी, तो इसीलिए इसका प्रावधान किया गया था। आगे देख लेते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1813 के चार्टर अधिनियम क्या हुआ था, पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली कैसे, ये समझ लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम से हुआ ये कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। चाय और चीन के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था वो बना रहा था अभी तक, अभी ये 20 वर्षों तक बना रहेगा, 20 वर्षों तक। अच्छा, हो क्या रहा था, ये जो चार्टर अधिनियम आ रहे थे ये प्रत्येक 20 साल पे आना था। ठीक है, 20 वर्षों के लिए चार्टर एक्ट बनाया जाता था। यदि बीच में कोई संशोधन या कुछ करना पड़ रहा था तभी कोई नया अधिनियम आता था, नहीं तो ये चार्टर अधिनियम प्रत्येक 20 साल में ही आ रहा था। ठीक है, तो ये चीन के साथ इसका व्यापार, अब ये जो व्यापार का एकाधिकार जब इनका कुछ कुछ समाप्त हुआ तो तभी से क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की भी व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, पश्चिमी जो शिक्षा थी उसके प्रसार की व्यवस्था कर दी गई। और जो यूरोपीय नागरिक जो थे, यूरोपीय नागरिकों को कुछ शर्तों सहित भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, तो ये जो एक तो इसमें क्या हुआ 1813 के चार्टर अधिनियम से कि पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल जाती है, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था हो जाती है, और क्या होता है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो बना रहता है। और ये कब, 20 वर्षों तक अभी चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। यूरोपीय नागरिकों को कुछ शर्तों सहित भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, थोड़ी सी जो शर्तें थी उनके तहत। तो ये इंपॉर्टेंट काम होते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम से। अब आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णता समाप्त। पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये होता है कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्णता समाप्त हो जाता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर
जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बनता है? ठीक है, तो विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ये दो मुख्य काम होते हैं। उसके बाद तीसरा जो काम होता है, जो दास प्रथा भारत में चली आ रही थी, दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी ये सब चल रहा था, तो उसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया। विधि विरुद्ध घोषित किया गया और इसका उन्मूलन कब होता है? तो इसका उन्मूलन होता है 1843 में। ठीक है, तो 1843 में इसको एकदम से समाप्त कर दिया जाता है दास प्रथा को। और क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को नियुक्त किया गया। तो अगला काम होता है, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधि सदस्य को नियुक्त किया गया। और क्या होता है, जो भारत में कानूनों को वर्गीकृत किया गया। और क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया, विधि आयोग का गठन। और इस विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैकाले। ठीक है, इनके आगे लाड नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, तो मैकाले थे विधि आयोग के पहले अध्यक्ष। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात थी यहां पे, क्या? गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए बजट तैयार करने की शक्ति मिली। और ये शक्ति किसे मिलती है? गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे। ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हैं, ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हुआ था? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब कंपनी केवल यहां क्या करेगी? केवल शासन करेगी। अभी तक व्यापार कर रही थी, अब क्या करती है? शासन। ठीक है, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके जो पहले गवर्नर जनरल बने भारत के वो विलियम बेंटिंग बने थे। इसके बाद अगला है, दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित कर दी गई। और दास प्रथा का उन्मूलन कब कर दिया जाता है? 1843 ईस्वी में। इसी एक्ट के तहत किया जाता है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद भारत में कानूनों को वर्गीकृत किया जाता है और विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये विधि आयोग इंपॉर्टेंट है। और विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो कौन बनाए जाते हैं? मैकाले। उसके बाद संपूर्ण भारत के लिए बजट तैयार करने की अनुमति किसे मिली? गवर्नर जनरल को। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। अब 1853 के चार्टर अधिनियम में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें पढ़नी है, जो याद रखनी है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, विधायी कार्यों को
प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। ठीक है, जो विधायी कार्य थे उनको अलग कर दिया गया और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। ठीक है, अब प्रशासन कुछ अलग लोग करेंगे और जो विधायी कार्य थे उनको अलग लोग करेंगे। विधि निर्माण हेतु 6 सदस्यीय विधान परिषद की नियुक्ति की गई। ठीक है, जो विधि निर्माण है, जो भी कानून बनेंगे उनके लिए 6 सदस्यों की विधान परिषद की नियुक्ति कर दी गई। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हुआ, जो भारतीयों के लिए कुछ राहत कह सकते हैं आप कि इस एक्ट में हुई थी। अब क्या हुआ कि कंपनी में महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरा जाने लगा। तो जो अभी तक क्या था कि नामजदगी होती थी, जैसे कोई अगर किसी पद पे है तो उसका जो बेटा आएगा, फिर उसका जो बेटा आएगा। तो कहने का मतलब जो शासन व्यवस्था चल रही थी या जो पदों की व्यवस्था चल रही थी कंपनी में, वो कैसी थी, पैतृक हुआ करती थी। तो जो नामजदगी थी या फिर जिनके अच्छे संपर्क होते थे कंपनी में, तो उनको अच्छे पदों पर नियुक्ति मिल जाती थी। तो ये जो व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि कंपनी में जो महत्वपूर्ण पद होंगे उनको परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। अच्छा, 1833 के अधिनियम में जो इतने सारे काम हुए थे, एक काम और इंपॉर्टेंट था जो हुआ था कि इसमें जन्म स्थान और जो भी है जातिवादी जो सब कुछ था, उन सब के आधार पर अब कंपनी में नियुक्ति के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी आप याद रख सकते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान हुआ था। ठीक है, और 1853 के अधिनियम से हमारा क्या हुआ था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर अब कंपनी में नियुक्ति, जो भी पद हैं, जो महत्वपूर्ण पद होंगे उन पे नियुक्ति कैसे मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। पहले ये नामजदगी के आधार पर हुआ करती थी। ठीक है, तो अब इसके बाद कौन सा आता है, 1858 का अधिनियम। और इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आप जानते हैं, ये भारत में बहुत ही आप कह सकते हैं कि पहली ऐसी घटना थी जिसमें भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने की ये पहली कोशिश थी। ठीक है, तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था कि मेरठ से मंगल पांडे ने विद्रोह किया और उसके बाद धीरे धीरे ये क्रांति बढ़ती है, दिल्ली चले जाते हैं। ठीक है, वहां के शासन को उखाड़ फेंकते हैं और ये जगह जगह पर, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, उधर हमारा असम तक, और इधर पूरे भारत के जो उत्तर भारत था उसमें हर जगह पे 1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग था और शिक्षित वर्ग था उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसका जो तात्कालिक कारण था आप जानते हैं वो क्या रहा था कि तात्कालिक कारण था चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, तो भारत में दो तरह के जो कह सकते हैं यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो दो लोगों की ज्यादा है, दो धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, एक तो हिंदू और मुस्लिम। तो मुस्लिम लोगों के लिए जो सूअर की चर्बी होती है वो उनको धार्मिक रूप से वो उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और हिंदू लोगों के लिए जो गाय पशु होता है वो उनके लिए पूजनीय होता है, तो उसकी चर्बी को वो नहीं यूज कर सकते हैं। तो जब ये चीजें पता लगती हैं, जब इन बातों का खुलासा होता है तो लोग भड़क जाते हैं और उसी से ये तात्कालिक कारण बनता है। केवल यही कारण नहीं थे 1857 की क्रांति होने का, और भी बहुत सारे कारण थे जो पहले से आग भभक रही थी उनके दिलों में। वो क्या होता है, ये जब तात्कालिक कारण उनको मिलता है तो उसके बाद वो क्रांति एक भयानक रूप ले लेती है। और इस क्रांति के बाद से ब्रिटेन की सरकार को ऐसा लगने लगता है
कि अब ये जो कंपनी है वो भारत में अपना शासन नहीं चला पाएगी। और फिर उसके बाद 1858 का रेगुलेशन एक्ट जो भी है, 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। और इस भारत शासन अधिनियम से क्या होता है कि कंपनी जो भारत का शासन था उसको अपने हाथ में ले लेती है और कंपनी का शासन पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा और जो भी चीजें बताई गई हैं उन पे ध्यान दिया होगा। ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज पहली क्लास थी और धीरे धीरे से इसी तरह से क्रम से हम पूरे संविधान को खत्म करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इसमें हमने लक्ष्मीकांत जो बुक है उसका भी रेफरेंस यूज करेंगे और आपका जो कंटेंट है वो एकदम बहुत अच्छा होगा। कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जैसे जो स्टार्टिंग में ऐतिहासिक जो घटनाक्रम था वो बताया गया, वो बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ये पूरी सीरीज के साथ और आपको अवश्य लाभ होने वाला है। आपका जो भी आगे आने वाला एग्जाम है उसमें आपको इस सीरीज से अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस। और आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।